गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस जिले की ग्राम पंचायतों में केंद्र सरकार की डीजी गांव योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की जाएगी। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान के राजसमंद में डिजिटल गांव योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत है वो की जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजसमंद जिले की 216 ग्राम पंचायतों में डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत डीजी गांव योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर का विस्तार किया जाएगा, शुरुआत की जाएगी। इन कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत होने से ग्रामीणों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ शीघ्रता से और पारदर्शिता पूर्वक मिल पाएगा, जिससे आम आदमी के धन और समय दोनों की बचत होगी। डिजिटल गांव योजना के तहत खुलने वाले इन कॉमन सर्विस सेंटर में गांव में बैंकिंग सुविधा, पासपोर्ट सहित पीएम किसान योजना, किसान सेवा केंद्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और जितने भी कार्य है वो करवाने होते हैं ई मित्रों के माध्यम से, वो गांव में ही संभव हो सकेंगे। डीजी गांव योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत है वो राजसमंद जिले की 216 ग्राम पंचायतों में की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण है वो जैसलमेर में किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 22 अक्टूबर को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण है वो किया गया था। डीआरडीओ की ओर से विकसित नाग के अंतिम चरण के सफल परीक्षण के बाद अब ये मिसाइल है वो आर्मी में, भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण है वो 22 अक्टूबर को किया गया था। बात की जाए नाग मिसाइल की, तो नाग मिसाइल जो शामिल होने के बाद सेना की, भारतीय सेना की शक्ति है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। डीआरडीओ की ओर से 1980 में समन्वित मिसाइल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 5 मिसाइलों को विकसित करने का लक्ष्य है वो रखा गया था। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का निर्माण 1990 में शुरू हुआ था और नाग मिसाइल है वो 3rd जनरेशन मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक बार निशाना सेट करने के बाद ये डायरेक्ट अपने लक्ष्य से नहीं भटकती है। इसकी मारक क्षमता है वो 3 से लेकर 8 किलोमीटर है और इसकी जो गति है वो 230 मीटर प्रति सेकंड है, जो अपने साथ 8 किलोग्राम तक के विस्फोटक ले जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के वर्चुअल किसान मेले का आयोजन कब से किया जाएगा? तो राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के वर्चुअल किसान मेले का आयोजन है वो 10 नवंबर से किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय स्तर का ये वर्चुअल किसान मेला है जो 10 से लेकर 11 नवंबर को आयोजित किया जाएगा राजस्थान में। पहली बार इस वर्चुअल रूप से राष्ट्रीय स्तर के किसान मेले का आयोजन है वो किया जा रहा है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की ओर से जो कुलपति है प्रोफेसर आरपी सिंह के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसान मेले में देश विदेश के, आपको बता दें कि क्षेत्रों से जुड़े किसान हैं वो जुड़ेंगे। इस दौरान विशेषज्ञों के व्याख्यान भी होंगे और विद्यालय की ओर से विभिन्न प्रदर्शनियां भी की जाएगी। तो 10 से लेकर 11 नवंबर को वर्चुअल रूप से राष्ट्रीय स्तर का किसान मेला है वो राजस्थान में पहली बार आयोजित होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में कच्छी घोड़ी नृत्य के लिए विख्यात किस राजस्थानी लोक कलाकार का निधन हुआ है? तो कच्छी घोड़ी नृत्य के लिए विश्वविख्यात राजस्थानी लोक कलाकार छंवरलाल गहलोत का हाल ही में निधन हो गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थानी लोक कलाकार जो कच्छी घोड़ी के नृत्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार छंवरलाल गहलोत का 21 अक्टूबर को कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है। जो माली छंवरलाल गहलोत है जिनका संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर जिले से रहा है
और ये राजस्थान कला सांस्कृतिक संस्थान के अध्यक्ष भी रह चुके हैं संवरलाल गहलोत। जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान की विभिन्न प्रतिभाओं को राजस्थानी लोक गायकी के लिए प्रोत्साहित करते हुए इन्होंने आगे बढ़ाया था। कच्छी घोड़ी नृत्य के लिए विश्वविख्यात थे संवरलाल गहलोत, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। बात की जाए इस नृत्य की तो उनकी ओर से पेश किया जाने वाला जो कच्छी घोड़ी लोक नृत्य है जो देश विदेश में ही मशहूर हुआ है और राजस्थानी लोक कला संस्कृति के प्रति योगदान के लिए संवरलाल गहलोत को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य भारतीय राज्य राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से इसका आरंभ हुआ था और अब ये केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के अन्य भाग जैसे महाराष्ट्र, गुजरात आदि में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में लोक भविष्य निधि खातों पीपीएफ के प्रचार के लिए चलाए गए विशेष अभियान में कौन सा जिला संपूर्ण भारत में पहले स्थान पर रहा है? तो लोक भविष्य निधि खाते पीपीएफ के प्रचार के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई थी जिसमें प्रथम स्थान पर रहा है अजमेर जिला। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अगस्त माह के दौरान लोक भविष्य निधि खातों के जो अकाउंट है पीपीएफ के प्रचार के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई थी अजमेर में। संपूर्ण भारत में आपको बता दें कि अजमेर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इस अभियान के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मंडल अध्यक्षों एवं उपमंडल प्रमुखों को पोस्ट मास्टर जनरल कर्नल सुशील कुमार की ओर से सम्मानित किया गया था। पीपीएफ खाते खुलवाने के लिए राजस्थान का दक्षिण क्षेत्र केंद्र सरकार की ओर से आपको बता दें कि 11,842 खाते खुलवाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए डाक विभाग की ओर से अभियान चलाया गया था और निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के बाद डाक कर्मियों ने 22,000 से अधिक पीपीएफ खाते हैं वो खुलवाए हैं। तो अजमेर है वो संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर रहा था। पीपीएफ की बात की जाए तो पीपीएफ खाते की विशेषता है कि ये एक निवेश हेतु एक पूर्णतया सुरक्षित विकल्प है। इसके माध्यम से निवेश एवं मिलने वाला ब्याज आयकर की धारा 80G के तहत पूर्णतया कर मुक्त है। आमजन इस खाते को डाकघर में 500 रुपये के प्रारंभिक न्यूनतम निवेश से ये खाता खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र हाथी गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो भारत का एकमात्र हाथी गांव है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दुनिया का तीसरा और भारत का एकमात्र हाथी गांव है वो राजस्थान के जयपुर के आमेर किले के पास कुंडा गांव में एलिफेंट विलेज है वो बसाया हुआ है। देश विदेश के सभी पर्यटक हाथी सफारी का आनंद लेने के लिए पर्यटन के रूप में काफ़ी विकसित है। देश का ये एकमात्र हाथी गांव है कुंडा गांव, जो विशेष है और अनोखा है और ये केवल हाथियों के लिए बसाया गया है। 100 एकड़ में फैले इस गांव में वर्तमान में आपको बता दें कि 98 हाथी और दुनिया भर में 12 अगस्त के दिन हाथी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? साल 2012 में पहली बार हाथी दिवस मनाया गया था। तो याद रखिएगा, भारत का एकमात्र हाथी गांव है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिले में विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान के बीकानेर में विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की ओर से बीकानेर के जोहड़बीड़ में विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। 5 एकड़ में बनने वाले इस विज्ञान केंद्र पर तकरीबन 15.20 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यहाँ पर संभाग के विद्यार्थियों को विज्ञान से जुड़ी नई टेक्नोलॉजी की जानकारी मिल सकेगी और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी रहेगा ये विज्ञान केंद्र, जो बीकानेर के जोहड़बीड़ में बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की संस्कृति मंत्रालय की ओर से बीकानेर में विज्ञान केंद्र खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। विभाग के अधिकारियों की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि इसके लिए जो बजट है वो केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। केंद्र के लिए नगर विकास न्यास बीकानेर जोहड़बीड़ में भूमि भी आवंटित की जा चुकी है। तो विज्ञान केंद्र में आमजन को पर्यटकों के लिए 6 तरह के विशेष आकर्षण होंगे, जिसमें इनोवेशन हब, 3D गैलरी, ओपन साइंस मॉडल, फन साइंस गैलरी, थीम पर आधारित गैलरी है वो, तारामंडल भी विशेष रूप से दर्शनीय पर्यटकों के लिए आकर्षण के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संगीत महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था?
तो विश्व संगीत महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन हुआ था उदयपुर में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का 5वां संस्करण है वो उदयपुर में आयोजित किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के झीलों की नगरी उदयपुर में विश्व संगीत महोत्सव यानी वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का जो 5वां संस्करण है वो 7 से लेकर 9 फरवरी 2020 को आयोजित हुआ था। इस साल आपको बता दें कि संगीत महोत्सव की जो थीम रखी गई थी, अवधारणा रखी गई थी, वो थी हम विश्व है विविधता में एकता। इस थीम पर यह विश्व संगीत महोत्सव है वो 7 से लेकर 9 फरवरी 2020 को राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया था। भारत के सबसे बड़े विश्व संगीत महोत्सव में से एक है उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, जिसका 5वां संस्करण है वो आयोजित किया गया था। 21 जून को आपको बता दें कि विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है? तो हाल ही में आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र है वो शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से महिलाओं को हस्तशिल्प, कला और संस्कृति पर आधारित कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य की वित्तीय राजधानी इंदौर में आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी और इसी के मद्देनजर ये आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया है। लोक संस्कृति मंच के माध्यम से इस केंद्र का संचालन है वो किया जाएगा और 20 अक्टूबर को इसका उद्घाटन है वो इंदौर में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है आसन कंजर्वेशन रिजर्व को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का जो प्रतिष्ठित रामसर साइटों की सूची में शामिल होने वाली पहली आर्द्रभूमि बन गई है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो उत्तराखंड से है उसको हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो बिहार का कबराल आर्द्रभूमि है वो भी दूसरा स्थल है रामसर साइट की सूची में शामिल होने वाला। भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या है वो 39 पहुंच गई है। इससे पहले फरवरी 2020 तक भारत में केवल 37 रामसर साइट की सूची में शामिल होने वाले आर्द्रभूमि थी और अब ये संख्या बढ़कर 39 हो गई है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान से केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और सांबर झील है वो रामसर साइट की सूची में शामिल है। रामसर कन्वेंशन को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ओर से वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है और इसे 9 फरवरी 1971 को साइन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश को इस साल आयोजित होने वाले मालाबार सैन्य अभ्यास के लिए आमंत्रित किया गया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया को मालाबार सैन्य अभ्यास के लिए आमंत्रित किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मालाबार आपको बता दें कि नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो नवंबर में आयोजित होगा इस साल और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नवंबर 2020 में आयोजित होने वाले मालाबार सैन्य अभ्यास में जिसमें जापान, भारत और अमेरिका भाग लेते थे, और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को इस संयुक्त नौसेना के अभ्यास के लिए भारत सरकार की ओर से आमंत्रित किया गया है। नवंबर 2020 में होगा। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में इस अभ्यास के होने की संभावना है। समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया में भारत ने इस अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया था। साल 2018 में भारत ने इसमें ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत की ओर से अस्वीकार किया गया था। हाल ही में 2020 में ये मालाबार सैन्य अभ्यास होगा जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया गया है। मालाबार अभ्यास की बात की जाए तो 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच हिंद महासागर में द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था और जापान है वो इसका 2015 में स्थायी सदस्य बना था। तो सबसे पहले अमेरिका के साथ शुरुआत की गई थी और साल 2015 में जापान है वो स्थायी सदस्य बना था। साल 2018 में ये मालाबार सैन्य अभ्यास है वो फिलीपींस सागर और गुलाम तट के पास हुआ था और 2019 में जापान तट के पास हुआ था। वर्तमान में भारतीय नौसेना की बात की जाए तो एडमिरल करमबीर सिंह है वो नौसेना प्रमुख है भारत के। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में कथक और भवाई नृत्यांगना
लाछी प्रजापति की जीवनी को गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में शामिल किया गया है। लाछी प्रजापति का संबंध किस जिले से है? एक बार फिर से सुनिएगा। कथक और भवाई नृत्यांगना लाछी प्रजापति की जीवनी को गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में शामिल किया गया है। लाछी प्रजापति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।